वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने 1935 का एक्ट जो है उसको स्टार्ट किया था। उसके ऊपर हमने जो अख्तियारात दिए गए उसके मुताबिक वो तमाम चीज़ें डिस्कस की और उसके अलावा कमेंट्स थे उसके ऊपर जो तबसरा हुआ, यानी जो जो एतराज़ात सामने आए, जो जो ऑब्जेक्शंस हुई, वो तमाम चीज़ें सामने आई। लेकिन फिर भी कहा गया कि 1935 का एक्ट पहले जितने भी एक्ट आए उनसे हर दर्जा बेहतर था। अच्छा, अब आज हम डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 92 है इंग्लिश वालों का और 92 ही है उर्दू वालों का। प्रोवेंशल ऑटोनमी अंडर द 1935 एक्ट। कानून हुकूमत हिंद 1935 के तहत सूबाई खुद मुख्तारी, यानी सूबों को किस तरह से खुद मुख्तारी जो है वो दी गई, यानी ऑटोनमी दी गई कि वो अपने अख्तियारात में जो है वो खुद मुख्तार हों। In this act, more autonomy was given to the provinces than previous constitution। पिछले आइन की या दस्तूर, उर्दू वालों के पास लिखा हुआ है प्रीवियस का साबका पिछले जो पहले वाले दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन थे उनमें जो है खुद मुख्तारी दी गई थी सूबों को। पावर ऑफ द सेंटर वर रिड्यूस्ड। अब वो कहता है कि जो पावर हैं सेंटर की वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई। इस तरह से वो कहता है कि पावर्स ऑफ द सेंटर वर रिड्यूस, जो मरकज़ के पास अख्तियारात थे उनको कम कर दिया गया, उसके अख्तियारात में कमी की गई। एंड लेजिस्लेटिव असम्बली वाज इस्टेब्लिश इन एवरी प्रोवेंस, और हर सूबे में मजलिस कानून साज जो है वो कायम की गई। प्रोवेंसेस वर गिवन पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। अब वो कहता है सूबों को लेजिस्लेशन या कानून साजी के अख्तियार दिए गए, सच एज़ लॉ एंड ऑर्डर। अब वो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी उसको देखा गया, अमन आमा, लॉ एंड ऑर्डर, अमन आमा की सूरत हाल को देखा गया। और उसके अलावा वो कहता है कि पुलिस का शोबा है उसको, जुडिशल सिस्टम हमारा अदालती निज़ाम जो है उसको, जेलों का निज़ाम, हेल्थ, सेहत एंड सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा, और उसमें जो सिविल सर्विसेज हैं उनको देखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इन लार्ज प्रोवेंसेस 2 लेजिस्लेटिव हाउसेज वर क्रिएटेड। अब वो कहता है कि इसके मुताबिक जो है वो 2 हाउसेज जो है मुकन्ना के या हमारी लेजिस्लेचर जो है मजलिस कानून साज, उसके 2 हाउसेज कायम किए गए। असम, बंगाल, बिहार एंड मद्रास वर एडिड टू दीज प्रोवेंसेस। अब वो कहता है असम, बंगाल, बिहार और मद्रास जो है वो इन सूबों में शामिल किए गए, ये जो मशरक़ी पाकिस्तान के इलाके हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखें उर्दू वाले लोग, ये देखें अमन अमा, पुलिस, अदालती निज़ाम, जेल खाना जात, सेहत और सिविल सर्विसेज वगैरह के बारे में कानून साजी का अख्तियार दिया गया। और इस एक्ट के तहत बड़े सूबों में 2 ऐवानी मुकन्ना जो है यानी 2 हाउसेस कायम किए गए, जिनमें असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और यूपी शामिल हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाके। अब वो कहता है कि इन स्मॉल प्रोवेंसेस इट मीन फ्रंटियर्स इन पंजाब, सीपी एंड उड़ीसा आर सिंगल लेजिस्लेटिव हाउसेज वाज इस्टेब्लिश। अब वो कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिंध, पंजाब, सीपी और उड़ीसा के जो सूबे थे, इलाके थे, उनमें जो है एक जो है अबानी मुकन्ना कायम की गई। एंड प्रोवेंसेस विद 2 हाउस सिस्टम, और सूबे जो थे उनमें 2 ऐवानी तरीका जो है वो अपनाया गया था। अपर हाउस वाज लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अपर हाउस था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाया, और जो लोअर हाउस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाया। प्रोवेंशल लेजिस्लेचर वर एम्पावर्ड, जो सूबाई जो है मुकन्ना है उसको अख्तियार दिया गया टू लेजिस्लेट फॉर द प्रोवेंस, के सूबे के लिए कानून साजी करे। द लेजिस्लेशन वाज नॉट टू बी कंट्रेरी टू द फेडरल लेजिस्लेशन। अब वो कहता है उनकी जो लेजिस्लेशन थी वो कंट्रेरी नहीं थी टू द फेडरल लेजिस्लेशन, यानी जो कानून साजी वो कर रहे थे वो सूबाई और जो 2 भी ऐवानी मुकन्ना कायम की गई थी वो किससे उस तरह से मुतसादिम नहीं थी। फिर आगे है एन अफेक्टिव पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ डायरेची सिस्टम। डायरेची सिस्टम यानी 2 अमली जो निज़ाम था उसकी जगह जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कायम की गई। यानी जैसे अभी हमारी है कि वज़ीर आज़म के पास अख्तियार ज़्यादा हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब वो कहता है मिनिस्टर्स वर क्रिएटेड टू असिस्ट। अब वो कहता है वज़रा जो है वो बनाए जाते थे उनकी मदद के लिए। एंड कौंसल कमेटीज़, और कौंसल कमेटियाँ थी यानी मशावरती कमेटियाँ थी, वर डुअली रिप्रेजेंटेड इन माई मिनिस्ट्रीज़, जो कि दोनों तरह से जो है वो मिनिस्ट्रीज़ जो थी उनमें जो है वो काम करती थी, एहतमाम करती थी, उसके लिए फ़रोग जो है वो देती उन चीज़ों को फ़रोग देने के लिए इस्लाह मशवरा जो है उसके लिए वजारतें कायम की गई थी, यानी बामी मुशावरत से काम होते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि
were chosen from assembly and they were ministers were chosen from assembly and they were answerable to these institutions. जितने भी वज़रा होते थे वो असम्बली जो है वो मुंतखब करती थी और वो सब जो है इन इदारों को जवाबदेह होते थे. प्रोवेंशियल गवर्नर्स वर गिवन स्पेशल पावर्स लाइक दैट ऑफ द गवर्नर जनरल. गवर्नर जो होते थे उनको गवर्नर जनरल की तरह अख्तियारात हासिल होते थे एंड सो दैट दे कुड मैनेज देयर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इस तरह से वो अपनी मखसूस जिम्मेदारियाँ जो है उनसे ओहदा बरा हो सकते थे. अब वो कहना चाहता है सूबाई गवर्नर की मदद और उनकी सलाह मशवरा देने के लिए वजारतें कायम की गई. वजारतों में अहम अकलीती कौमों की नुमाइंदगी ज़रूरी करार दी गई, यानी जो काम में उज़रा का इंतखाब कानून साज इदारों के अरकान में से होना तय पाया और इन इदारों के सामने जवाबदेह ठहराए गए. सूबाई गवर्नरों को भी गवर्नर जनरल की तरह खुसूसी इख्तियार दिए गए ताकि वो अपनी हाँ जिम्मेदारियों से ओहदा बरा सकें. इसमें अब वो कहता है कि इस दस्तूर में सूबाई मुख्तारी के वाले से कई मसाइल आए. अब वो प्रॉब्लम्स जो थी प्रोवेंशियल ऑटोनमी के वाले से वो क्या थी. मोर सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड, इनमें ज़्यादातर लोग इसमें शामिल किए गए. इन द फेडरल डिपार्टमेंट लिस्ट, जो वफाकी जो है इदारों की जो फहरिस्त थी. द प्रोवेंसेस वर टू इलेक्ट सेंट्रल असम्बली मेंबर्स. अब वो कहते हैं प्रोवेंसेस जो थे उनका काम था टू इलेक्ट सेंट्रल असम्बली मेंबर्स, जो मरकज़ी असम्बली के रुकन थे उनको मुंतखब करना. वाइल द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड दैम, और जो शाही रियासतों के हुक्मरान होते थे वो उनको नॉमिनेट करते थे, यानी नामजद करते थे, नाम पेश करते थे, यानी उसके लिए इलेक्शन नहीं होता था. बाकायदा किसी भी शख्स का बीच में से नाम जो है वो दिया जाता था और उसी में से सिलेक्शन करनी पड़ती थी. विच वाज अनडेमोक्रेटिक वे, जो कि एक जमहूरी तरीका नहीं था. द गवर्नर्स इंटरफेरेंस इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन वाज अनदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट. अब वो कहता है कि जो गवर्नर जनरल की जो मुदाखलत थी वो जो है ये, जबकि शाही रियासतों के हवाले से भी देखा जाए कि हुक्मरान जो है उनको नामजद करते थे, यानी इलेक्शन नहीं होता था, लोग नहीं इलेक्ट करते थे उन्हें, बल्कि ख़ुद ही जो है हुक्मरान नामजद करता था, किसी का नाम देता था और जो है वो फिर उस ओहदे को संभालता. और जमहूरी तर्ज अमल नहीं था ये. गवर्नर अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो है ये जो तरीका इस्तेमाल करता था सूबाई मामलात में मुदाखलत का, और ये तमाम जो है वो एक गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीका था. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैकेट. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम लीग तंजीम नो 1936 to 1939 और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग यानी दोबारा से तामीर नो, तंजीम नो, यानी दोबारा से किस चीज़ को कायम करना. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि द पीरियड 1923-1934 कैन बी कॉल्ड एन एरा ऑफ हार्डशिप्स एंड डिक्लाइन फॉर द मुस्लिम लीग. 1923 और 1934 का जो एरा है 1923 से 34 का, उसको कहा जा सकता है कि वो मुस्लिम लीग के प्रॉब्लम्स का एरा था या मुस्लिम लीग के डिक्लाइन यानी उनके ज़वाल का ज़माना आप कह सकते हैं. ठीक है, तो ज़वाल यानी जो है मुस्लिम लीग का जो अरूज है उसको जो है वो ज़वाल आ रहा है, यानी वो इतनी ज़्यादा लोगों में पॉपुलर नहीं हो रही और जो है लोग इतना ज़्यादा उसके लिए जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड इन टू फैक्शंस. ये वो टाइम था कि जब जो है वो मुस्लिम लीग दो धड़ों में तकसीम होगी. अब दो धड़े क्या हैं, यानी दो पार्टियों में तकसीम हो गई. ठीक है, दो पार्टियों में, एक जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान का जो है वो हो गया हिस्सा और दूसरा जो है वो मगरबी पाकिस्तान जो अभी है. ठीक है, तो ये दो मगरबी हिस्से और मशरक़ी हिस्से जो है उसकी मुस्लिम लीग के जो दोनों धड़े थे वो अलग से हो गए. अब जो है वो कहता है कि दोनों जब एक पार्टी के दो हिस्से बन गए तो एंड फैक्शंस वाज लेड बाय द वन फैक्शन. जो है वो कहता है कि उसको कायद अज़म लीड कर रहे थे, यानी जो वेस्ट विंग था उसको कायद अज़म लीड कर रहे थे, एंड द अदर बाय सर मोहम्मद शफ़ी, और जो दूसरा था उसको जो है सर मोहम्मद शफ़ी जो है वो उसको लीड कर रहे थे. ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास कि अब जो एक ही पार्टी दो हिस्सों में जब तकसीम हो गई तो द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टू फिक्शंस ऑफ Muslim League, just as the ulama Hind as well as Hindu extremists proved to be favorable for the British. अब जो है वो कहता है कि इसका मुस्लिम लीग का ये बामी इख्तिलाफ कांग्रेस के जो कांग्रेसी उलमा थे, जो कांग्रेस उलमाए हिंद और हिंदू इंतापसंद जो थे उनको और अंग्रेज़ों के लिए मुफीद रहा, जबकि मुसलमानों की ये नफाक जो है
इसके अलावा और कुछ नहीं था। नफाक कहते हैं आपस में नफ़रत को, आपस में नफाक, आपस की जो लड़ाई है उसकी वजह से आपस में जो दूरी हो गई है और जो आपस में फूट पड़ गई है, नफाक का मतलब ये है, उसकी वजह से फ़ायदा किसने उठाया? कांग्रेस ने फ़ायदा उठाया, हिंदुओं ने फ़ायदा उठाया और अंग्रेज़ों ने, ठीक है। और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं और ख़ुद उलमा जो है वो मजहबी उलमा जो कि मुस्लिम लीग के हक़ में नहीं थे या कायद-ए-आज़म के फेवर में नहीं थे, तो उन लोगों ने भी उससे फ़ायदा उठाया। द पार्टी ऑफ द SM शफ़ी, सर मोहम्मद शफ़ी, कोऑपरेटेड एंड सपोर्टेड द साइमन कमीशन वाइल जिन्ना लीग बायकॉटेड इट। जो सर शफ़ी की जो थी पार्टी थी, उसने साइमन कमीशन को वेलकम किया और जो कायद-ए-आज़म का जो विंग था उसने सेकंड विंग जो है उसने उसको रद्द कर दिया था। कायद-ए-आज़म ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू यूनिफाई बोथ द फिक्शंस, दोनों धड़ों को जोड़ने के लिए कायद-ए-आज़म ने बहुत कोशिश की, बट सर मोहम्मद शफ़ी डिड नॉट कोऑपरेट विद हिम, लेकिन सर शफ़ी जो हैं वो उन्होंने किस सूरत में कोऑपरेट नहीं किया। एंड द रिज़ल्ट वाज दैट डिफरेंसेस बिटवीन द टू इंक्रीज, और जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान में इख्तलाफात सामने आए। आल सजेशंस एंड प्रपोजल प्रेजेंटेड बाय कायद-ए-आज़म फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम वर आउटराइटली रिजेक्टेड बाय सर मोहम्मद शफ़ी। अब वो कहता है कायद-ए-आज़म ने जो भी प्रपोज़ल पेश किए थे जो कि मुसलमानों की फ़लाह के लिए थे, वो सब जो है सर शफ़ी ने जो है वो रिजेक्ट कर दिए। एंड अंडर दीज कंडीशन, और इन हालात में द कायद-ए-आज़म डिसाइडेड टू क्विट पॉलिटिक्स, इन हालात में जो है कायद-ए-आज़म ने जो है सियासत को छोड़ दिया और सियासत में हिस्सा लेने से जो है वो इनकार कर दिया। आफ्टर RTC द कायद-ए-आज़म लिव्ड इन लंदन। अब वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म जो है उन्होंने अपनी सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद दोनों धड़ों को जब नहीं मिला सके तो दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे थे। कायद-ए-आज़म मुसलमानों के मफदात के लिए जो भी तजवीज़ पेश की वो मोहम्मद शफ़ी की जमात जो है उनके मकासद के असूल में रुकावट पैदा कर रही थी। इन हालात की वजह से कायद-ए-आज़म ने किनारा कशी अख्तियार कर ली, यानी उन्होंने क्विट कर दिया। क्विट वैसे छोड़ देने को कहते हैं। और आपने गोल में इस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेने के बाद बरतानिया में रिहाइश अख्तियार कर ली और वहाँ वकालत शुरू की, और बाद के हालात की वजह से अल्लामा इकबाल ने कई खतूत लिखकर कायद-ए-आज़म को दोबारा सियासत के लिए जो है वो राज़ी किया। अब यहाँ वर्ड आया RTC यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गोल में इस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब कहा गया कि कायद-ए-आज़म एंड कंपेल्ड हिम, ही रोट सेवरल लेटर्स एंड कंपेल्ड हिम टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स वंस अगेन। वही बात के अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने हाथ लिखे और दोबारा सियासत में हिस्सा लेने के लिए कहा। ही बिगेन टू टेक पार्ट, उन्होंने दोबारा जो है हिस्सा लेना शुरू किया इन द पॉलिटिक्स वंस अगेन इन 1934, दोबारा 1934 में जाके। एंड ऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग अक्रॉस द कंट्री, और उन्होंने पूरे मुल्क में एक मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज़ किया, मुनज़्ज़म किया। इन अप्रैल 1934, अप्रैल 1934 में ही यूनाइटेड बोथ द फैक्शंस ऑफ द लीग एंड यूनाइटेड द यूनाइटेड लीग इलेक्टेड कायद-ए-आज़म एज इट्स प्रेसिडेंट, और उन्होंने दोबारा मुस्लिम लीग को यूनाइटेड किया और दोबारा से इस मुत्तहिदा मुस्लिम लीग ने जो है कायद-ए-आज़म को अपना सदर बनाया। एंड हाफिज़ हदायत हुसैन इट्स सेक्रेटरी, और हाफिज़ हिदायत हुसैन जो है उनको इसका सेक्रेटरी बनाया। लेटर ऑन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो मर्ज इन द मुस्लिम लीग। अब वो कहता है कि बाद में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस थी वो इसमें मुस्लिम लीग में मर्ज हो गई, यानी वो भी मुस्लिम लीग में शामिल हो गई। एंड कायद-ए-आज़म विजिटेड इंडिया इन 1936, और दोबारा कायद-ए-आज़म ने 1936 में जाके जो है वो विज़िट किया एंड ऑर्गेनाइज द पार्टी, और दोबारा पार्टी को मुनज़्ज़म किया। द बोर्ड अप्रूव द मैनिफेस्टो, अ पार्लियामेंट्री बोर्ड वाज फॉर्म्ड कंप्राइजिंग 54 मेंबर्स। अब वो कहता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो कायम किया गया, पार्लिमानी बोर्ड जो कि मुश्तमिल था तकरीबन 54 मेंबर्स पर। अक्टूबर 1937 जो कि अक्टूबर 1937 में अ मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट लखनऊ, मुस्लिम लीग की एक मीटिंग हुई लखनऊ में। एंड इट वाज अ हिस्टोरिकल मीटिंग इन द हिस्ट्री, और ये तारीख़ में एक जो है हिस्टोरिकल मीटिंग थी जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसको जो है वो सराहा गया। एंड इन दिस मीटिंग बंगाल चीफ मिनिस्टर मौलवी फजलुल हक, उस वक्त मौलवी फजल हक जो कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे,
पंजाब चीफ़ मिनिस्टर सर सिकंदर हयात और पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर जो है वो सर सिकंदर हयात हैं। एंड असम चीफ़ मिनिस्टर सैदुल्ला खान, और सैदुल्ला खान जो है वो असम के मिनिस्टर वज़ीर आला थे। एक्सेप्टेड कायद अज़म एज़ देयर लीडर, कायद अज़म को उन्होंने अपने रहनुमा के तौर पर एक्सेप्ट किया। मौलाना मज़रुद्दीन गेव जिन्ना द टाइटल ऑफ द कायद अज़म 1937, और मौलाना मज़रुद्दीन जो है उन्होंने कायद अज़म को कायद अज़म का टाइटल दिया। द एनुअल मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट पटना इन 1938, और सालाना मीटिंग जो है 1938 में पटना में हुई मुस्लिम लीग की। एंड इन विच पंजाब मियाँ फ़िरोज़ दीन आल्सो सपोर्टेड मोहम्मद अली जिन्ना एंड द टाइटल ऑफ कायद अज़म। मियाँ मोहम्मद फ़िरोज़ दीन जो है उन्होंने कायद अज़म के कोशिशों को सराहा, उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें कायद अज़म का टाइटल दिया। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 and 1939 harass the Muslims which led them to join the Muslim League। उन्होंने मुसलमानों को धमकाना शुरू कर दिया कि जो है वो जो मुस्लिम लीग है उसको ज्वाइन ना करें या मुस्लिम लीग में शमूलियत ना करें, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जिसकी वजह से मुसलमानों का जो रुख था विद देयर रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, जिसकी वजह से जो है विद द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, अब वो कहता है कि जिसकी वजह से कांग्रेसी वजारतों से मुसलमानों को सख्त तंग किया हुआ था, और जिसकी वजह से मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का रुख किया और कांग्रेसी वजारतों को छोड़ दिया था। मुस्लिम्स एक्सप्रेस ग्रेट प्लेयर, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा उन्होंने खुशी का इज़हार किया। एंड ऑब्जर्व द डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन 22 दिसंबर 9, और उन्होंने इस दिन को डिलीवरेंस डे के तौर पर मनाया। डिलीवरेंस डे जो है खुशी के इज़हार में इसको उन्होंने जो है वो योम निजात के तौर पर मनाया। ठीक है, फिर अब कहता है कि नेक्स्ट है कि 1939 में जो है एट दैट टाइम द मुस्लिम वर आल्सो ऑर्गेनाइज एट डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल्स अक्रॉस द कंट्री। यानी ये वो टाइम था कि जब जो है मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो चुकी थी और मुल्क भर के अज़ला और जितने भी ज़िले थे और देहात थे उनमें खूब मुनज़्ज़म होकर सामने आई। थैंक यू स्टूडेंट।